भारत 24 के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र को द मैन ऑफ प्रेडिक्शन यूं ही नहीं कहा जाता। साल 2024 में ऐसे कई मौके आए जब डॉक्टर जगदीश चंद्र ने द जेसी शो में भविष्यवाणियां की। ये भविष्यवाणियां वक्त के साथ 100% खरी उतरी। डॉक्टर जगदीश चंद्र ने देश के लोकसभा चुनाव से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव तक, राज्यों के विधानसभा चुनाव से लेकर दुनिया में हुए बड़े घटनाक्रमों तक जो भी प्रेडिक्शन दी वो अक्षरशः सच साबित हुई। आज जब 2024 विदा ले रहा है तब हम आपके लिए डॉक्टर जगदीश चंद्र की कुछ बड़ी भविष्यवाणियों का कलेक्शन लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं द मैन ऑफ प्रेडिक्शन डॉक्टर जगदीश चंद्र का परफेक्ट प्रेडिक्शन इनक्रेडिबल 2024। सर 2019 में मतगणना से पहले यानी 13 मई को आपने फर्स्ट इंडिया अखबार में एक हेडलाइन दी थी कि मोदी को मिलेंगे 303 सीटें। एक भविष्यवाणी थी। इस बार क्या कुछ भविष्यवाणी आप करना चाहेंगे? आपने बहुत पुरानी बात याद दिलाई और बाई चांस अखबार मेरे सामने ये देखिए, मैं कैमरा पे इस अखबार को दिखाता हूँ। इसमें लिखा है बीजेपी 303 इन एवे। ठीक है, तो ये तो कोई सरस्वती की बात थी। सरस्वती बैठ गई थी हमारे एडिटर के मन में, हम लोगों के मन में जो है कि 13 मई को, ठीक है, अर्थात रिजल्ट निकलने से 10 दिन पहले फर्स्ट इंडिया अखबार ने हेडलाइन लगाई मोदी 170 और 303। ठीक है, और वो सही निकला, वो चमत्कार हुआ। कभी कोई यश ऐसे मिलता है व्यक्ति को, और एग्जैक्टली बीजेपी 303 आई। उससे फर्स्ट इंडिया की नई क्रेडिबिलिटी बनी, एक नया नैरेटिव बना उस अखबार के बारे में। दिस इज़ ऑल जो है। अगर सर घर में पूछा जाए, आप क्योंकि चुनाव के इस मंजर में भी सब उलझे हुए हैं, थोड़ा सुलझाने के लिए घर में आप बता दीजिए। मैं घर में जो है कैमरा बैठा हूँ, इसके बाद बता दूंगा तुम्हें जब शो खत्म होगा। लेकिन एक बात तय है कि आएगा तो मोदी ही। हेडलाइन काफ़ी है तुम्हारे लिए। सर भाजपा दावा कर रही है 400 पार और विपक्षी पार्टियां कह रही हैं 300 हमारे पास आंकड़ा होगा। तो दोनों के बीच में पॉसिबिलिटीज़ क्या है, 400 पार या फिर 300 की बात जो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं? देखो, बेसिक पॉसिबिलिटी इस बात की है, एक तय करना है कि देश का नेतृत्व किसे सौंपें, वो कौन लीडर है देश को आगे बढ़ा सकता है। उस लीडरशिप में अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति सामने नहीं दिखाई देता है। और इस चिंता के साथ में कि देश का नेतृत्व किसे सौंपें, हम संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी संभावना पे विचार करने से पहले एक बात जो कहना बहुत ज़रूरी है, वो ये है, हमारा जो आकलन है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स, Modi is all set to take over the oath for the third time as the Prime Minister of the country। और इसके लिए आप देखिए, अभी आचार्य प्रमोद कृष्ण आए थे तो उन्होंने वहाँ आकर के सरेआम हमारे फंक्शन में कहा ये कि आप देखना इस बार वही नरेंद्र मोदी जाएंगे और ये कहेंगे मैं नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ ले रहा हूँ। आकलन है लोगों का अपना अपना, लेकिन चिंता ये भी है कि देश का नेतृत्व किसे सौंपें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन सारी चिंताओं के माहौल में ही हम संभावनाओं पे विचार कर रहे हैं। एंड दिस इज ऑल एकेडमिक डिस्कशन। चुनाव हो चुका है, इन ए वे 90% चुनाव हो चुका है। तो पहली संभावना 400 जिसे हम मानते हैं, मोदी भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है ना। इट्स ए मोरल बूस्टर। ये कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है। आज की तारीख में 400 इज़ नॉट ए ग्राउंड रियलिटी। लेकिन चमत्कार होते हैं मोदी के जीवन में। चमत्कार हुआ, मालूम पड़ा कि 402 आ गए, वो तो एक्सेप्शन है, ठीक है। लेकिन अदरवाइज 400 की बात यहीं ख़त्म है। बट मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर इन दिस रेंज। अब नेक्स्ट आ जाइए उसके बाद में, तो फेवरेबल जो आंकड़ा चल रहा है 300 से 325, ठीक है, वेरी नाइस। मोदी इज़ अगेन द प्राइम मिनिस्टर। ये मैं अकेले बीजेपी की बातें कर रहा हूँ, एक्सक्लूडिंग एनडीए, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाइए 275, 270 और 300 के बीच में, ठीक है, अगेन मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर। और 5-7 कम पड़ेंगे तो एनडीए है ना 30 सीटों के साथ में, लगभग 30-35 सीट, तो मोदी इज़ अगेन द प्राइम मिनिस्टर। फोर्थ अब आ जाइए 252 अबव जो है ये। तब लोग सवाल उठाते हैं, और 250 की धारणा, मैं उन सब धारणाओं की व्याख्या कर रहा हूँ जो देश के लोगों के मन में हैं, मन में जो सवाल हैं उनका उत्तर दे रहे हैं हम कि क्या क्या संभावना क्या क्या हो सकती है। और हर संभावना का अंत जाके अल्टीमेटली मोदी पे होता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है। तो तीसरा मैंने आपसे कहा कि 250 प्लस के अंदर आप सरकार बनाते हैं, तब भी मोदी हैं। तो लोग कहते हैं तब मोदी कैसे हैं? एक तो है कि एनडीए के साथ 250 और 30-35-30 280 हो गए आपके वन। सेकंड क्या है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो है ना मोदी, बीजेपी है ना इन ए वे। राष्ट्रपति भवन का निमंत्रण आएगा ना, शपथ होगी ना, आपका समय मिलेगा ना कम से कम 7 दिन का। और 7 दिन में मोदी अमित शाह क्या कर सकते हैं सारा देश जानता है, उनकी क्षमता देख चुका है वो।
सब पार्टियां नतमस्तक होती हैं। शाम को कई दल आके अमित शाह के घर पे आ जाएंगे, रेड कारपेट होगा, स्वेच्छा से ज्वाइन करेंगे और फिर सरकार बन जाएगी। तो प्रश्न कहने का है कि जो लोग मन में अगर आकांक्षा लेके बैठे हैं विपक्ष के या कांग्रेस के या टीएमसी के किसी के कि 250 से मोदी नहीं आएगा, तो भूल कर रहे हैं। 250 पे भी मोदी है प्राइम मिनिस्टर। और ये मैंने आपसे कहा, बीजेपी में कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो मोदी ही है। मोदी के अलावा या तो सरकार ही नहीं है बीजेपी की, ये मान लीजिए, और बीजेपी की सरकार है तो मोदी इज़ द ओनली चॉइस। इसमें कोई विकल्प नहीं है सोचने का। तो इसमें अगेन मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर। अब आप और नीचे आ जाइए, 5% लोग ऐसे हैं, यूट्यूब और सब पे बड़ा हल्ला लोगों से चल रहा है कि सब 200 पे रह जाएंगे। प्रियंका गांधी कहती हैं 200 पे रह जाएंगे, कोई और लोग कहते हैं 200 पे रह जाएंगे। मान लीजिए चलो 200 पे रह गए, और मोदी ने सोचा कि मैं तो लड़ूंगा, मैं देश को ऐसे अनाथ होकर नहीं छोड़ सकता। मैंने जो किला खड़ा किया, जो स्वर्ग बनाया देश में, जो स्वर्णिम काल बनाया, मैं इसको छोड़ के नहीं हंसता, मैं इसका मुकाबला करूंगा 200 का। तो भाई 200 पे भी लिख के रखना, इस बात को नोट कर लेना। तुम इस बात को शिखा कि 200 पर भी प्लस एनडीए और प्लस शाम को जो अमित शाह के घर पे लोग आएंगे चाय पीने, और शाम को घोषणा होगी और आदित्य ब्रेकिंग न्यूज़ देगी कि ये दल भी मोदी के साथ है, तो सरकार बनेगी, फिर मोदी है। अब एक अंतिम बात पे आ जाइए। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, चलो ये नहीं तो ये बताइए 200 पे रह गए तो क्या होगा, 200 से कम पे रह गए, 200 से कम में जाता नहीं हूँ मैं। और फिर अति है, विशेषण का दुरुपयोग है, एक तरफ 200 के नीचे जाना, एक कहते हैं। तो ये सारी स्थितियाँ हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ क्या है, कांग्रेस वाले तैयार हैं। जयराम रमेश काफ़ी सुलझे व्यक्ति हैं वैसे कंपैरेटिवली इन द कांग्रेस सेटअप जो है। उन्होंने कहा किसी भी आप चिंता मत करिए, हमें मौका दीजिए, बीजेपी एक बार 200 पे आ जाए फिर हम पे छोड़िए। उनको भी आशा किरण है, ठीक है। अब वो कहते हैं क्या होगा कि हमने तय कर लिया है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, सो कॉल्ड अपोजिशन, यूपीए जो भी आप कहते हैं उसको जाए, उसका नेता होगा, वो प्रधानमंत्री होगा। बाकी हम सब विभाग बांट लेंगे। हम 2004 में ऐसा कर चुके हैं, मनमोहन सिंह ने पूरे 5 साल शासन चलाया था, हम भी चलाएंगे, ये उनका ऐसा मानना है, ठीक है। एक पल के लिए मान लेता हूँ मैं, एनालिसिस की बात है ना, कल्पना की उड़ान तो एनालिसिस में कहीं भी जा सकती है कि चलिए उन्होंने बना ली सरकार, मान लीजिए हैं, तो नरेंद्र मोदी कितने दिन चलने देंगे सरकार को भाई? नरेंद्र मोदी विल ऑलवेज रिमेन ए फोर्स इन इंडिया अनदर 20 ईयर्स। चाहे प्रधानमंत्री रहें चाहे प्रधानमंत्री नहीं रहें, कैसी भी स्थिति में रहें, वो फोर्स हैं। वो इतना आंदोलन खड़ा कर देंगे अगले 6 महीने के अंदर, सरकार को मुश्किल हो जाएगी। क्यों? उनके मुद्दे ऐसे होंगे, जनता बेसिकली तो साथ रहती है ना उनके, 10-20 सीट ऊपर नीचे हो सकती है। तो इस देश की राजनीति में अगले 15-20 साल तक मोदी ही दिखते हैं, किसी भी संख्या को कैसे आप ले लीजिए। जब मैं कहता हूँ कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स नरेंद्र मोदी विल फॉर्म द गवर्नमेंट, तो उसका तात्पर्य ये है, उसका भावार्थ ये है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का निमंत्रण नरेंद्र मोदी को मिलेगा। और उसके बाद में जो शक्ति परीक्षण होगा, फ्लोर टेस्ट होगा, उसमें नरेंद्र मोदी के हारने के कोई चांसेस नहीं हैं। कटसी अमित शाह, ये मोदी सरकार है, ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं है जो एक मत से हार जाए फ्लोर टेस्ट में। इसलिए हर स्थिति में अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो मोदी सरकार के हारने की संभावनाएं शून्य हैं। तो कुल मिला के सारी संभावनाओं का जो सारांश है, जो अंत है आज की तारीख में, वो ये है, विद और विदाउट मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी, मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर। वेरी वेल एक्सप्लेन। सर, मैंने सुना है कि नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, आपके पास है क्या कोई इन्फॉर्मेशन? ब्रिलियंट क्वेश्चन, लगता है मुझे भी ऐसा है, क्योंकि मेंटली तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं। उनका पीएमओ, उनका सारा दफ्तर, उनके सब इसी ढंग से काम कर रहे हैं जैसे अनवरत होता है ना, इन कंटिन्यूशन हम काम करेंगे। विदेश के लोग भी ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री हैं, यही रहेंगे। पुतिन ने इन्विटेशन भेज दिया, आई थिंक स्वीकार भी हो गया होगा कि जाएंगे वहाँ पे, G20 या जो भी कोई निमंत्रण है वहाँ पे, दैट वे जो है। मैंने सुना है कि शायद पंडितों ने 14 तारीख का मुहूर्त निकाला, लेकिन मुझे लगता नहीं, 14 बहुत दूर है। उससे पहले तो उनको उड़ीसा जाना है 10 तारीख को, और ये प्राइम मिनिस्टर जाएंगे उड़ीसा सीएम के शपथ में, अगर सीएम वहाँ बनता है तो ज्योतिष काम कर रहे हैं इस पर। मुझे लगता है, मेरा खुद का आकलन ये है कि 4 को रिजल्ट आएगा, रात को तो मेरे ख्याल से 7, 8, 9 तक उनकी शपथ हो जानी चाहिए, ऐसा मेरा आकलन है। एंड देन व्यक्ति परिस्थितियों का दास है, आज मेरा आकलन है ये। दिस इज़ ऑल, लेट्स सी। बाकी ये है कि वो शपथ की तैयारियां बिल्कुल निश्चित तौर पे होंगी शुरू, और मानसिक रूप से वो शपथ ले चुके हैं। सर, बाहर ऐसी चर्चाएं हैं कि राजस्थान के मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने वादे के अनुसार इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में भाजपा की अंदरूनी राजनीति पर इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है? किरोड़ीलाल इज़ ए मिस्ट्री एट द मोमेंट। पहले तो उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि मैं 7 में से एक भी सीट हार जाऊंगा तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। फिर चर्चा आई भी थी कि इस्तीफ़ा उन्होंने 4 तारीख की शाम को दे दिया है। मीटिंग थी डिपार्टमेंट की, उसमें गए नहीं। एक मीटिंग सीएमओ में थी, मीटिंग पोस्टपोन हो गई। तो बिलीव तो यही किया जाता है कि इस्तीफ़ा दे चुके हैं वो, लेकिन जो भी सूत्र हैं आसपास के,
वो सब यही कहते हैं कि इस्तीफ़ा नहीं दिया अभी, कल कहते हैं शायद वो वापस ज्वाइन करने वाले थे। तो अब वो ये इम्पोर्टेंट नहीं इस्तीफ़ा दिया या नहीं दिया, इम्पोर्टेंट ये है कि नेक्स्ट मंत्रिमंडल विस्तार में किरोड़ी लाल का क्या होता है, क्या उसका एम्पावरमेंट होता है, क्या मच अवेटेड एम्पावरमेंट हो डॉक्टर किरोड़ी लाल, जिसे कहना चाहिए। और एक उनके भाई बैठे हैं खाली, जगमोहन मीणा, जिनका टिकट का सॉर्ट आउट नहीं हुआ था। तो क्या सोल्यूशन है, क्या किसी बोर्ड में चेयरमैन बना रहे हो उनको, या अब उपचुनाव होंगे मान लो, या किसी उपचुनाव में टिकट दे रहे हो, या क्या कर रहे हो। मतलब ये सब इश्यूज़ हैं किरोड़ी लाल से रिलेटेड। अब किरोड़ी लाल का तो ये सीधा सा है भाई, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इस्तीफा दे दिया उन्होंने, ऐसा मुझे कभी कभी लगता है टेक्निकली जो है। और उन्होंने कहा कि मैं तो गरीब किसान इनकी सेवा हमेशा रहूँगा, मंत्री रहना मेरे लिए इसे कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप तो प्रैक्टिकली मानो वो इस्तीफ़ा वो दे चुके हैं, और नहीं दिया है तो खाली फ़ोन आ गया होगा मत करना इस्तीफ़ा, रुक गए होंगे, जेब में वापस डाल लिया होगा, इतनी सी बात है। बाकी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज ही स्टैंड्स एज ए रेजिग्नेटेड मिनिस्टर एट द मोमेंट। आज का मुझे पता नहीं, कल तक मुझे ऐसा लगता था कोई मीटिंग ले रहे हैं वो अपने आप में एक फोर्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस्तीफ़ा हुआ है तो वापस हो जाएगा, या फिर होगा नहीं, और किरोड़ी लाल का प्रॉपर रिहेबिलिटेशन थोड़ा सा डिपार्टमेंट्स वगैरह का जो है जिम्मेदारी का वो हो जाएगा, और जगमोहन का भी कुछ नहीं कुछ होगा। दिस वोट आई गेस। सर, अपने वादे के मुताबिक क्या उमर अब्दुल्ला दरबार प्रथा फिर से शुरू कर पाएंगे? कर सकते हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत कोई कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व नहीं, खाली 200-300 करोड़ रुपए खर्चे की बात है। अगर उनको साइकोलॉजिकली अच्छा लगता है कि ठीक है दरबार होना चाहिए, अपन 6 महीने वहाँ रहेंगे, 6 महीने यहाँ रहेंगे, ठीक है ना, तो सामाजिक ऐसा माहौल बन गया घर परिवार के अंदर, और वो आए यहाँ पे हाथ जोड़ के उन्होंने कहा, तो ये कह सकते हैं भाई हमें तो कोई तकलीफ़ नहीं, आप देख लीजिए अपना खर्चा। फिर वो कहेंगे सब हाई कोर्ट ने कहा हुआ है, तो हाई कोर्ट में चले जाएंगे एप्लीकेशन लेकर के, हमें रेस्टोर करना चाहते हैं इसको। हाई कोर्ट भी क्या है कि सब आँख कान खुले सब रखते हैं, लोग समझते हैं बात को। तो आई थिंक कंस्ट्रक्टिव प्रपोजल है हाई कोर्ट को, अगर वो कहेंगे कि हम करना चाहते हैं तो हाई कोर्ट को क्या आपत्ति होगी। तो ये एक मांग ऐसी है, इसको अगर वो उनका खुद का मन करेगा तो ये पूरी हो सकती है, दरबार सिस्टम वापस लागू हो सकता है। इसमें कोई लूज़र नहीं है एक्सेप्ट 300 करोड़ से ईयर। सर, क्या कश्मीर में लोकतंत्र की वापसी के साथ ही होगा टेररिज्म की भी वापसी? हाँ, ये एक चिंता का विषय है। मैंने कहा ना, इसकी 2-3 तरह की संभावनाएं हैं जो है। सरकार चाहे किसी की बने, टेररिज्म के वापस लौटने की संभावना है। कितनी संभावना है ये डिपेंड करेगा सरकार किसकी है और कंट्रोल कौन कर रहा है। एक पल के लिए भाजपा की सरकार बनी वहाँ पे, तो कांग्रेस वाले एनसीपी वाले नाक में दम करेंगे, ये कहा ना सड़कों पर उतर जाएंगे जो है। ये 10-20 हज़ार लोग, अभी नया मोराल है लोगों का, सरकार भी देखेगी चलो ठीक है आने दो इनको। 10-20 हज़ार लोग क्या जुलूस निकालेंगे, प्रदर्शन करेंगे, कश्मीर में इधर जाएंगे उधर जाएंगे, तो सरकार क्या करेगी? सरकार तो उनको फिर कंट्रोल करेगी तो वही झगड़ा होगा, वापस होगा, झगड़ा होगा फिर मिलिटेंसी कहीं न कहीं से वापस आ जाएगी। तो ये बड़ा एक कंट्राडिक्शन है सिचुएशन के अंदर कि हम लोकतंत्र की वापसी कर रहे हैं वहाँ पे, उसके साथ साथ उग्रवाद की भी वापसी हो रही है। उग्रवाद का मतलब होता है प्रदर्शन से शुरुआत होती है उग्रवाद की। प्रदर्शन है, फायरिंग है, झगड़ा है, बम गिराना, मिलिटेंट्स का लोगों को मार देना, वो फिर क्या होता है, जो प्रदर्शन आपका जो प्रोटेस्ट होता है वो टेररिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। श्रीनगर के अंदर, कश्मीर के अंदर जो प्रोटेस्ट है, इट फाइनली टर्न्स इनटू टेररिज्म जो है ये। तो ये चिंता का विषय है ये। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि लोकतंत्र की वापसी हो रही है, बहुत अच्छा है वापसी हो रही है। जैसे पहले मैंने कहा था क्या चुनाव के लिए तैयार है कश्मीर, आई कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, जो मैंने कहा था जो है। तो ऐसे मुझे लगता है कि ये एक चिंता का विषय है, क्यूरियोसिटी है। देखते हैं सरकार बनती है वहाँ पे, और सरकार बनने के 6 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर क्या हालात वहाँ पे बनते हैं। लेकिन हाई रिस्क वैल्यू जिसे कहते हैं वो है सिचुएशन। सर, अब दोनों में से कोई भी जीते, लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत के लिए हितकारी कौन होगा? देखो, भारत तो ऐसा है, नरेंद्र मोदी इज़ इन कमांड, ही डिक्टेट्स। सेना का विषय हो, मतलब डिफेंस का सब्जेक्ट हो, आर्म्स का प्रोक्योरमेंट हो, पॉलिटिकल मूवमेंट हो, अपनी लीडरशिप देनी हो, यहाँ का कंज्यूमर मार्केट ओपन करना हो किसी के लिए, एफडीआईज़ को अट्रैक्ट करना हो, इतने विषय आगे बढ़ गए हैं। इकॉनमी इतनी आगे बढ़ गई है कि पॉलिटिक्स हैज़ टेकन ए बैक सीट, इकॉनमी हैज़ टेकन ए फ्रंट सीट। और आज की तारीख में अमेरिका कोई भी राष्ट्रपति बने, कोई भी हो, वो भारत को इग्नोर नहीं कर सकता। तो जो अब ऐसे ही चलता रहेगा, और जो नया राष्ट्रपति आएगा उसका एक ही काम होगा, आज जो रिश्ते हैं भारत अमेरिका के, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, ठीक। लेकिन एकेडमिक एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि कौन भारत के लिए हितकर है। तो पहले जानना ज़रूरी है कि नरेंद्र मोदी ट्रंप के संबंध कैसे हैं, नरेंद्र मोदी कमला के संबंध कैसे हैं, ठीक। ट्रंप उन्हें अपना दोस्त मानते हैं, और ट्रंप ने अभी पिछले दिनों कहा है जब ये जा रहे थे वहाँ पे कि नरेंद्र मोदी शानदार आदमी है, मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी मिले नहीं, इतने एंगेज थे, बिजी थे, नहीं मिले, कमला से भी नहीं मिले, इनसे भी नहीं मिले, लेकिन उनका ये हाका था इसके अंदर कि वो मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। वो करीब हैं
आपस में रहते हैं ये, ठीक। और पिछली बार क्या 2019 में नरेंद्र मोदी गए थे तो हाउडो मोदी हुआ था, आपको ध्यान है? यस। टेक्सास के ह्यूस्टन शहर है शायद, वहाँ पे हुआ था, 50,000 लोग पहुँचे थे। वहाँ पे ट्रंप भी आए थे। नरेंद्र मोदी ने 12 मिनट तक ट्रंप की तारीफ़ की थी और मुस्कुराते रहे थे। तो रिटर्न गिफ्ट फेयर मिली उनको उस समय। वो गुजरात में आए, अहमदाबाद आए, जो है 1 लाख लोगों का वो स्टेडियम, जो संसार का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ फंक्शन हुआ। नरेंद्र मोदी हाथ में हाथ लेके पूरे स्टेडियम में घूमे उनके साथ में, और उसका नाम था नमस्ते ट्रंप, उस कैंपेन का जो नाम है। तो गदगद पराकाष्ठा जो है संबंधों की जो है। लेकिन क्या है कि जो बिजनेस की बात आती है तो वो जो ट्रंप हैं, ही इज़ अनकम्फर्टेबल, या यूँ कहिए कि इज़ मोर इनकन्वीनियंट टू इंडिया, इंडियन बिजनेस इंटरेस्ट। पहले तो उन्होंने क्या किया, पिछली बार भारत का जो दर्जा एक स्पेशल फेवर्ड नेशन की लिस्ट है उसमें से हटा दिया उसको। उससे क्या हुआ कि 2000 ऐसे प्रोडक्ट थे जो वहाँ के बाज़ार में बेचे जा सकते थे बिना टैक्स के, वो सुविधा समाप्त होगी भारत के व्यापारियों के लिए। तो काफ़ी नाराज़गी रही। इसी पॉइंट पे उसका जो व्यू है वो डिफरेंट है, कमला का जो व्यू है। इस तरह से वो जो वीज़ा होता है H1B समथिंग ऐसा कुछ कहते हैं उसको, तो वीज़ा उन्होंने कैंसिल कर दिया, मतलब बैन कर दिया वहाँ पे। कमला ने कहा नो, हमें बाहर के लोग चाहिए, अप्रवासी लोग चाहिए, यहाँ पे आएंगे, रहेंगे, अच्छे से काम करेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। तो इस पॉइंट पे देखें तो कमला इज़ मोर फेवरेबल टू इंडियंस, ठीक। और दूसरी हम वो बिज़नेस की बात कहते हैं, कमला अपीयर्स टू बी मोर फेवरेबल टू इंडियन बिजनेसमैन जो है। फिर क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी यहाँ तक कमला का, और दूसरी बात यह है, उनका ये कहना है कि इंडिया इज़ ए बिग स्पॉयलर और बिग एब्यूज़र इन मार्केट टाइज, ये ट्रंप का कहना है। तो उनका कहना है कि भारत के साथ जो समझौते होते हैं भारत उसका दुरुपयोग करता है। भारत अमेरिकन कंपनी ज़्यादा टैक्स वसूल करता है और हमें टैक्स कम देता है अमेरिका में जो है, ये उनका ऐसा आपस में व्यू रहता है। तो इकनॉमी की दृष्टि से देखा जाए तो ट्रंप जो है इज़ मोर इनकन्वीनियंट टू इंडियन बिजनेस सोसाइटी। फिर जहाँ तक इनकी बात आती है, कमला की बात आती है, तो कमला से पहली बार नरेंद्र मोदी मिले 2021 में जो है, कहा कि भारत आइए, आपका इतिहास है सब यहाँ का जो है। तो उन्होंने उनकी माँ को पत्र भी लिखा प्रधानमंत्री ने और कहा कि भाई हज़ारों मील दूर हैं लेकिन रिश्ते हमारे जुड़े हुए हैं, अच्छे से नरेंद्र मोदी करते हैं जैसा जो है। उसके बाद लेकिन वो आई नहीं 4 साल तक यहाँ पे जो है। 23 में जब नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए तो लंच पे बुलाया प्रधानमंत्री को जो है, और काफ़ी समय लंच पे दिया। 15 मिनट तक उन्होंने मोदी के पक्ष में ऐसे भाषण भी दिया, और एक अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप हैं नरेंद्र मोदी और कमला के बीच में। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर थोड़ा सा वैचारिक मतभेद आता है, और ऐसा लगता है कमला भारतीय बैकग्राउंड कारण से भारत के कुछ जो एक्टिविस्ट हैं उनसे शायद संपर्क में हैं, या उनसे ज़्यादा उनको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। जैसे 370 पे उनका समर्थन नहीं है भारत के हिसाब से, और थोड़ा शी हैज़ हर ओन रेजर्वेशंस। और कश्मीर में एक बार उन्होंने कह दिया था कि कश्मीरी नहीं समझे कि वो अकेले हैं, बाद में रेक्टिफाई किया उन्होंने अपने आप को, उस सिचुएशन को जो है। तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि शी इज़ प्रोन टू कश्मीर इश्यूज़ एंड ह्यूमन राइट इश्यूज़ इन इंडिया, बेसिकली ब्रीफ्ड बाई सम एक्टिविस्ट, या कह सकते हैं कांग्रेस के लोग भी कह सकते हैं, जो भी अपोनेंट्स हैं नरेंद्र मोदी के, वो ब्रीफ करते हैं। तो जो ब्रीफिंग का जो कान है कमला का, वो उन लोगों को अवेलेबल है, सुनने के लिए अवेलेबल था। अलग बात है राष्ट्रपति बन जाएंगी तो बहुत सारी सीमाएं, बहुत सी मैच्योरिटी आपको लानी पड़ती, सारा करना पड़ता है। ट्रंप क्या 370 में भी साथ है, उनका कहना है कि भारत का आंतरिक मामला है, हमें इसमें क्या करना है। तो पर्सनली अगर देखा जाए, ऐसे आपको डिनर करना हो, पिक्चर जाना हो, आपको उसमें बग्गी में घूमना हो अमेरिका के अंदर, हाथ में हाथ तक घूमना हो, तो ट्रंप इज़ बेटर, ठीक है। लेकिन बिजनेस और जो वीज़ा और ये जो हार्ड कोर इश्यूज़ हैं, इनमें दिस लेडी इज़ बेटर जो है। तो लेट्स सी, अब 51% की बात है, इससे क्या बात आती है। सर, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर आपके पास क्या अपडेट है? इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट ये है कि देवेंद्र फडणवीस इज़ मोस्ट लाइकली टू टेक ओवर द चार्ज ऑफ द चीफ मिनिस्टर। इस पे भाजपा आला कमान में सहमति है। इट्स ए कंसेंसस चॉइस ऑफ नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, अमित शाह एंड JP नड्डा। द पार्टी हैज़ टेकन ए डिसीजन इन प्रिंसिपल। अब सवाल ये है कि जो दूसरे घटक दल हैं, खास करके शिंदे हैं, जैसे अजीत पवार तो पहले समर्थन कर चुके हैं, शिंदे की बात है, उनकी सहमति लेने की बात है इसमें जो है, कि इसके लिए तैयार हैं। और थोड़ा बहुत कंसल्टेशन दूसरे लोगों से होता है, आसपास के छोटे जो लोग हैं, तो वो कंसल्टेशन का प्रोसेस अभी जारी है। कल उम्मीद थी कि दिल्ली में ये सभी लोग आएंगे यहाँ पे, तो शिंदे तो दिल्ली कल आए नहीं। जैसे मैंने कहा था, शिंदे का थोड़ा टेम्परामेंट और एटीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट है। और फडणवीस यहाँ पे आए, ओम बिरला की शादी में भाग लेके चले गए। अलबत्ता उस शादी में वो एक स्टार कैंपेनर की तरह वहाँ पे थे, सब लोग दौड़े उनकी तरफ, ऑटोग्राफ लिए लोगों ने। और मैं कह सकता हूँ
कि जनरल जो चॉइस है, जनरल कंसेंसस है, जो मैंने कल भी कहा था, जो पब्लिक का मैंडेट है वहाँ महाराष्ट्र में, वो इस समय फडणवीस के लिए है। और आला कमान की इस बात के लिए तारीफ़ की जानी चाहिए कि उन्होंने पब्लिक मैंडेट को ऑनर करने का मन बना लिया है और एक तरह से स्टैंड ले लिया है ऑलमोस्ट कि चीफ मिनिस्टर तो यही होंगे। अब शिंदे कल आए नहीं, तो उनके लड़के कल यहाँ पे थे, तो उसमें कुछ लोगों से बातचीत हुई, तो उनका है भी इस बारे में अभी कोई अंतिम फैसला हुआ नहीं है, उनका ऐसा मानना है। और अमित शाह से अनौपचारिक कल किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा भी अल्टीमेटली नंबर्स मैटर इन डेमोक्रेसी, लेट्स सी। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक मुख्यमंत्री के नाम पे औपचारिक सहमति सभी लोगों में या आम सहमति नहीं बनी है। हालांकि बीजेपी की चॉइस और बीजेपी का मैंडेट केवल देवेंद्र फडणवीस के पास में है। मीडिया में कुछ जो है डिफरेंट स्पेकुलेटिव स्टोरीज आई हैं जिसमें कहा गया है कि 2.5 साल का समझौता हो रहा है, 2.5 साल फडणवीस रहेंगे, 2.5 साल ये दूसरे शिंदे रहेंगे, और उससे पहले जो है अभी शिंदे और अजीत कुमार दोनों डेप्यूटी सीएम होंगे और हर पार्टी के अनुपात के हिसाब से उनको मंत्रिमंडल में रिप्रेजेंटेशन उनको मिल जाएगा। लेकिन अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं और अथेंटिक स्थिति ये है कि बीजेपी हैज़ एंडोर्स दिस फडणवीस नेम। अब केवल बाकी लोगों की सहमति लेनी है, 1-2 दिन में सहमति हो सकती है। और वैसे मैंने कहा था भाजपा आला कमान, अमित शाह, ये लोग जल्दी में नहीं हैं, इसलिए बहुत संभव है कि शपथ टल जाए कुछ दिन और फिर ये शपथ 2 या 3 तारीख को भी हो सकती है। लेट्स सी, अभी कई दिन बाकी हैं, इसमें क्या डेवलपमेंट होता है। लेकिन अब डेवलपमेंट की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है ना, कि नंबर्स भाजपा के साथ हैं। आप देखिए 132 थे, 137 हो गए हैं, अगले 4 दिन में कुछ लोग और आ जाएंगे। कहीं ऐसा नहीं हो कि ये लोग भाजपा को मजबूर कर दें कि ठीक है हम तो बाहर से समर्थन देंगे, और समर्थन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 145 कर लें, इनको 7-8 की कमी है, कुछ लोग आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो अब जो स्पेकुलेशन इस बात को लेके है कि भाजपा खुद अपने स्तर पे ही सरकार बना लेती है या एक मॉरल जेस्चर दिखाते हैं, उन लोगों को जो जेस्चर दिया है वो लोग स्वीकार करते हैं कि नहीं उसको, और अगर वो स्वीकार नहीं करते हैं तो देन बीजेपी कैन फॉर्म गवर्नमेंट एट इट्स ओन स्ट्रेंथ। दिस इज़ टू बी सीन। लेकिन ज़्यादा संभावना इस बात की है कि अमित शाह का जो फाइनल एक डंडा चलता है वो चलेगा, सब मान जाएंगे और फिर देवेंद्र फडणवीस की शपथ हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है।